वेरी गुड, पता लग गया ना। कल बात हुई थी आपके पापा से। हाँ जी, आ जाओ फटाफट आगे बढ़ते हैं। हम लोग चैप्टर कर रहे थे स्टाफिंग का, ठीक है जी। इधर सुनो मेरी बात गौर से। बस स्टाफिंग के चैप्टर के अंदर हमने कहां तक पढ़ा? हमने पढ़ा व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टाफिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग। और प्रोसेस के अंदर फिर प्रोसेस को अलग अलग करके पढ़ रहे थे। पहले सिलेक्शन का प्रोसेस पढ़ा, उसके बाद पढ़ रहे हैं रिक्रूटमेंट का प्रोसेस पढ़ा, और अब पढ़ने वाले हैं ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ये लास्ट है इसका, ये बात खत्म हो जाएगा। लेकिन उसके पहले जो हमने कल पढ़ा था उसकी एक केस स्टडी है छोटी सी, फटाफट से लिखो केस स्टडी। जेड लिमिटेड, एक छोटी सी केस स्टडी लिखो। और किसी ने अलग किताब लगाई है केस स्टडी की कि सब एक में मिक्स कर रहे हैं? अच्छा, हाँ। जेड लिमिटेड इज अ हाईली रेपुटेड कंपनी। लिखो जेड लिमिटेड, जल्दी निकालो यार, टाइम नहीं वेस्ट करो। जेड लिमिटेड इज अ हाईली रेपुटेड कंपनी। लिख लिया? लिखो ना तेज। Z Limited is a highly reputed company and many people wanted to join this company. And many people wanted to join this company. मेरे को देखने वाली ऐसे देखती है ना, मेरे को एकदम रुक जाती है, फिर से उसको डराने लगता होगा। हाँ, द एम्प्लॉइज ऑफ दिस कंपनी, द एम्प्लॉइज ऑफ दिस कंपनी आर वेरी हैप्पी। The employees of this company are very happy and they discuss how they came in contact with this company. How they came in contact with this company. And they discussed. यार चार बार मत बुलाओ। How they came in contact with this company. हो गया? आगे Aman said that he was introduced. Aman said that he was introduced by the present sales manager, Mr. John. He was introduced by the present sales manager, Mr. John. Shivani said that Mr. John, yeah. Shivani said that she had applied through the newspaper. Shivani said that she had applied through the newspaper. Shivani said she had applied through the newspaper and was appointed as HR manager. अब नहीं झुकेगी, ये बहुत ही चलेगी, कूड़ा उठाने वाली है। उसके बाद and appointed as HR manager. Appointed as HR manager. Issue said she was neither related to any employee nor there was any advertisement.
but she was directly called. There was any advertisement, but she was directly called from ICI Delhi, where she was about to complete CA. ठीक है जी, She was about to complete CA. अब देखो मेरी बात सुनो, ये है आपके पास केस स्टडी। एक कंपनी है जेड लिमिटेड, बहुत बढ़िया कंपनी है, लोग उसमें काम करना चाहते हैं और जो कर रहे हैं वो बहुत खुश हैं। तो लोग आपस में डिस्कस कर रहे हैं, उसके एम्प्लॉय डिस्कस कर रहे हैं कि वो कैसे इस कंपनी के अंदर आए। तो पहले वाले ने क्या कहा कि मुझे कौन लेके आया, जॉन लेके आया। दूसरे ने क्या कहा, शिवानी ने क्या कहा कि मैं कैसे आई। शिवानी ने बोला कि उसने न्यूज़पेपर के थ्रू एड पढ़ी और अप्लाई किया और उसको जॉब मिल गई। फिर इशू ने क्या कहा, ना तो मैंने अप्लाई किया और ना ही मुझे कोई लेके आया, मैं तो सीधा कहां से, आईसीआई दिल्ली वालों के वहां से सीधा मेरी क्या कर दिया गया, मुझे जॉब मिल गई डायरेक्ट, जहां मैं अभी सीए कंप्लीट करने वाली थी। अभी तीनों ने डिस्कस किया, समझ में आ गया होगा आपको आंसर समझ में आ गया ना आपको। लेकिन उसने क्वेश्चन क्या पूछा, क्वेश्चन आंसर समझ में आ गया कि कौन कौन सी वो है। तो पूछो, क्वेश्चन ये है, द अबाउट डिस्कशन ओके ठीक है, लिखो द अबाउट डिस्कशन इज इंडिकेटिंग, तो शांत के आत्मा से लिखी थी, द अबाउट डिस्कशन इज इंडिकेटिंग एन इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। द अबाउट discussion is indicating an important function of management. Name the function. हो गया। Number 2, name the function. अरे फंक्शन बताओ कौन सा है, पता है कौन सा है, कौन सा फंक्शन है ये। चलो उसके बाद बी पार्ट में लिखो, द फंक्शन यू हैव आइडेंटिफाइड the function you have identified follows a particular process. Follows the particular process. Explain the step of this process. The particular process. Explain the step of this process which is being discussed in the above paragraph. Which is being discussed in the above paragraph. और तीसरा लिखो, क्वेश्चन नंबर 3, identify the source of recruitment. Identify the source of recruitment by quoting the lines from the above paragraph. Identify the source of recruitment by quoting the lines from the above paragraph. अब देखो कितना सिंपल क्वेश्चन, यहाँ पे 2016 में 6 नंबर का आया हुआ है। 3 क्वेश्चन है, 6 नंबर है, और कितना सिंपल है, मतलब सिंपल टू सिंपलेस्ट है यार ये। इसको कौन नहीं पकड़ सकता बताओ। पहले का आंसर क्या है बताओ, फर्स्ट का आंसर क्या है, हाँ पहले का आंसर कौन सा फंक्शन मैनेजमेंट का डिस्कस कर रहे हैं हम, स्टाफिंग। नेम द फंक्शन में डिस्कसिंग, तो स्टाफिंग डिस्कस कर रहे हैं ना, मतलब लोगों को अपॉइंट करना है ना, रिक्रूट करना, स्टाफिंग के अंदर आता है सारा। अच्छा, दूसरे में क्या पूछा उसने, दूसरा का क्या पूछा, आंसर क्या पूछा, उसने पूछा है द मैनेजमेंट फंक्शन आइडेंटिफाइड इन पार्ट ए फॉलोज अ पर्टिकुलर प्रोसेस, एक्सप्लेन द स्टेप ऑफ दिस प्रोसेस। अब देखो इधर कौन सा प्रोसेस की बात हो रही है, रिक्रूटमेंट, उसी के अंदर है ना सारा कुछ है ना, उसी प्रोसेस की बात हो रही है, कितना सिंपल। और तीसरा उसने क्या पूछा यहाँ पे, उसने कहा हाँ कैसे कैसे रिक्रूट किया। तो बोलो पहले वाला जो था जिसको वो लेके आया था, कौन, जॉन, वो क्या था, रिकमेंडेशन। दूसरी वाली शिवानी एडवर्टाइजमेंट, और तीसरी इश्यू 6 नंबर में आया। बताओ, सोचो आप, ऐसा क्वेश्चन 6 नंबर में आ जाए तो मतलब हाथ पर रख के नंबर देने वाली बात हो गई। कितना सिंपल है, इट्स अ वेरी सिंपल टॉपिक। ठीक है, एक और लिखो केस स्टडी जल्दी से, एक और केस स्टडी लिखो।
लेकिन ये केस स्टडी है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट से। टॉपिक में जाने से पहले मैं आपको केस स्टडी करवा रहा हूँ, छोटी सी केस स्टडी है और ये 2015 में 4 नंबर की आई थी, 2014 में 4 मार्क्स की छोटी सी केस स्टडी है। ये है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की केस स्टडी। तो आप टॉपिक लिख सकते हो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की केस स्टडी है। लिखो XYZ लिमिटेड, XYZ लिमिटेड purchased a new high technology machines from Germany. XYZ Limited purchased a new high technology machines from Germany for manufacturing high quality auto components. ये ऑटो पार्ट्स लिख दो। For high quality auto parts in a cost effective manner. Quality auto parts in a cost effective manner. हो गया? समझ में आ गया? एक कंपनी है, उसने मशीनें ली है जर्मनी से, हाईटेक मशीन से, क्या बनाने के लिए? एक अच्छी क्वालिटी के ऑटो पार्ट्स बनाने के लिए इन अ कॉस्ट इफेक्टिव मैनर। यहां तक बात समझ में आ गई? अब आगे चलें। बट ड्यूरिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस द मैनेजर observed that the quality of production was not as per standard. The quality of production was not as per standard. On investigation, it was found that there was a lack of knowledge. It was found that there was a lack of knowledge among the employees of using these high-tech machines. Of using these high-tech machines. So, frequent visit मतलब regular. Frequent visit of engineers was required from Germany. Frequent visit of engineers was required from Germany. This resulted in high overhead charges. बस ये आपकी केस स्टडी है, ठीक है। एक कंपनी ने जर्मनी से हाईटेक मशीन ली है ऑटो पार्ट्स बनाने के लिए, ताकि वो अच्छे से ऑटो पार्ट्स बना सके और सस्ते बना सके, कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में बना सके। लेकिन हुआ क्या, कहानी ये हुई कि जब प्रोडक्शन स्टार्ट हुई तो देखा गया कि एज पर स्टैंडर्ड नहीं बन पा रहे हैं। एज पर स्टैंडर्ड जो है ऑटो पार्ट्स नहीं बनते। इन्वेस्टिगेट किया गया तो मैनेजर को पता लगा कि जो लोग वहां काम करते हैं उनको सही तरह से मशीन यूज करनी ही नहीं आती। फिर क्या किया जाए, तो पता लगा कि विजिट करवानी पड़ेगी जर्मनी से। इंजीनियर जहां से मशीन आई है वहां से इंजीनियर्स को रेगुलर आना पड़ेगा और आके हमारे लोगों को सिखाना पड़ेगा। लेकिन उससे जो है
हमारे जो ओवरहेड चार्जेस है मतलब एक्सपेंसेस जो है वो बढ़ जाएंगे। बस यहाँ की स्टडी करता हूं। आपसे कहा गया क्वेश्चन में सजेस्ट, लिखो क्वेश्चन में सजेस्ट व्हाट कैन बी डन, लिखो सजेस्ट में सजेस्ट व्हाट कैन बी डन टू डेवलप, suggest what can be done to develop the skills and abilities of employees what can be done to develop the skills and abilities of employees for producing high quality products, for producing high quality products from these machines. From these machines. Okay, पहला क्वेश्चन. Also state how the employees and the organization will benefit from your suggestion. From your suggestion. ठीक है जी, आपसे पूछा गया है कि क्या किया जाए ताकि एम्प्लॉइज उस मशीन को ठीक तरह से चलाना सीख जाए और हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स को यूज कर सके, मतलब बना सके। क्या किया जा सकता है? इंजीनियर्स को वो मशीन बार-बार ठीक करने का बुलाया, मतलब इंजीनियर्स को बार बुलाना पड़ता है ना, फ्रीक्वेंट विजिट करनी पड़ेगी, है ना, इंजीनियर्स को बुलाना पड़ेगा, उससे ओवरहेड बढ़ जाएंगे। तो फिर आपसे पूछा गया कि ऐसा क्या करें कि मतलब हम बिना वो ज्यादा खर्चा किए हम ऐसा क्या करें कि जो हमारे एम्प्लॉइज हैं उस मशीन को यूज कर सकें और सही तरह से सही प्रोडक्ट बना सकें। तो क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं बताओ? है या सिंपल ट्रेनिंग, सिंपल और कुछ भी नहीं, ट्रेनिंग। और क्या कर सकते हो? मतलब एक नई मशीन आई है, लोगों को चलानी नहीं आती, तो फिर क्या किया जाएगा? उनको ऑफ द जॉब या ऑन द जॉब ट्रेनिंग का प्रबंध करवाओ, है ना। कोई आदमी मशीन चला रहा था पुरानी वाली, अब वो मशीन चेंज हो गई, नई मशीन आ गई, उसको यूज करनी नहीं आती, लेकिन है तो वो मशीन का तो चलानी तो आती है ना मशीन, बस चीज चेंज हो गई है। यानी थोड़ी सी ट्रेनिंग से हम उसको एक्सपर्ट बना सकते हो। एक आदमी ऑलरेडी अभी वो कार चलानी आती है उसको, मारुति, उसको बैठा दिया हमने दूसरी कार में, कौन सी रेंज रोवर में, वो थोड़ा सा हिचकिचाएगा लेकिन चला तो लेगा, चला तो वो जाएगा। हाँ, उसको थोड़ी ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। अगर आपको कार चलानी आती है तो आप ट्रक भी चला सकते हो, बस ये है कि थोड़ी सी ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, क्योंकि आपको बेसिक नॉलेज तो है ना, बेसिक नॉलेज है, वो गियर की, वो एक्सीलरेटर की, वो ब्रेक की नॉलेज आपको है। बस आपको ये मालूम करना पड़ेगा कि आपको कितनी दूरी से कट मारना है और कितनी दूरी से आपको ओवरटेक करनी है, क्योंकि वो गाड़ी जो आप चलाने वाले हो वो बड़ी भी है और चौड़ी भी है, इतना ही करना पड़ेगा ना। लेकिन ये तो नहीं कि आपको नॉलेज नहीं है, नॉलेज तो आपको है। तो फिर किस चीज से हो सकता है? ट्रेनिंग। या तो ऑफ द जॉब ट्रेनिंग दो या तो ऑन द जॉब ट्रेनिंग दो, लेकिन ट्रेनिंग से ही बात बनेगी। तो पहला आंसर तो ये है। और दूसरा, ये जो आप सजेस्ट कर रहे हो, इससे कंपनी को और एम्प्लॉय को क्या बेनिफिट मिलेगा? एम्प्लॉय के पास नई स्किल आ, कोई दो बेनिफिट लिख दो। एम्प्लॉय के पास स्किल आ जाएगी, ऑर्गेनाइजेशन को जो इंजीनियर्स को लाने ले जाने का खर्चा बच जाएगा, है ना, और अच्छे गुड्स प्रोड्यूस हो जाएंगे, मार्केट के अंदर उससे सेल बढ़ जाएगी, कंपनी की इनकम, बहुत सारे फायदे हो जाएंगे, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन के बहुत फायदे हो जाएंगे। और उसके क्या फायदे होंगे? एम्प्लॉइज के, उनको एक नई स्किल सीखने को मिलेगी, उनकी जॉब बच जाएगी, टर्मिनेशन नहीं करनी पड़ेगी, नए एम्प्लॉय नहीं रखने पड़ेंगे, वो इस जॉब में काम चल जाएगा। तो बहुत सारे बेनिफिट है। बुक क्या लिखती है? ये क्या लिखती है? इट विल अवॉइड द वेस्टेज ऑफ एफर्ट एंड मनी। पहला सही बात है ना, लिख लो आप भी। इट विल अवॉइड द वेस्टेज ऑफ एफर्ट्स एंड मनी। It will avoid the wastage of efforts and money. दूसरा क्या होगा? It will enhance the employees' productivity.
इट विल इंप्रूव द एम्प्लॉइज प्रोडक्टिविटी। तीसरा क्या होगा? क्या इम्प्रूव? इट विल इंप्रूव द एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी। तीसरा, इट विल इंप्रूव द स्किल्स एंड नॉलेज ऑफ एम्प्लॉय। और चौथा, इंक्रीज इन प्रोडक्शन विल अल्टीमेटली इंक्रीज द इनकम ऑफ द कंपनी। चौथा वाला, इंक्रीज इन प्रोडक्शन विल अल्टीमेटली इंक्रीज द इनकम ऑफ द कंपनी। ठीक है जी, हो गया। प्रोडक्शन विल अल्टीमेटली इंक्रीज द इनकम ऑफ द कंपनी। अरे प्रोडक्शन बढ़ेगी तो सेल बढ़ेगी, सेल बढ़ेगी तो फिर इनकम बढ़ेगी कंपनी की। और प्रोडक्शन बढ़ेगी कैसे? अगर एम्प्लॉय स्किल हो जाएंगे। एम्प्लॉय स्किल होंगे कैसे? ट्रेनिंग से हो जाएंगे, है ना। ये सारी कहानी आपस में लिंक्ड हो गई। फाइन, तो इस टॉपिक की भी मैंने, और देखो छोटी सी केस स्टडी है और 4 मार्क्स में आई हुई है पेपर के अंदर। 2015 4 मार्क्स, इतनी सी केस स्टडी 4 नंबर में आई हुई। तो बहुत आसान आता है केस स्टडी का, अगर आपको सही नॉलेज में पता लग जाए। प्रॉब्लम यह है कि यहां से पढ़ के जब आप घर जाते हो ना, इसको किताब को से बंद करके आप ठंडे बस्ते में डाल देते हो। बस एक बार अगर आप आधे घंटे के लिए रिवाइज कर लो ना, जो भी हमने एग्जांपल्स लिए, पढ़ना भी नहीं है, मैं सच बोलता हूं, बस वैसे ऊपर ऊपर से रिवाइज मार लो एग्जांपल्स के साथ, तो आप सारी उनके चैप्टर नहीं भूल सकते। और अगर एक बार आप चैप्टर नहीं भूले ना, थ्योरी आपके दिमाग में बैठ गई, तो फिर आपको वो गंदे गंदे वर्ड्स याद नहीं करने पड़ेंगे। नहीं तो बच्चे हर चैप्टर के अंदर से 10-15 वर्ड्स याद, बुक ने भी दिए हुए हैं, हर चैप्टर में 10-15 वर्ड्स याद करते हैं, उन वर्ड्स को फिर सामने लिख के लगा लेते हैं और उसकी फिर क्या बोलते हैं चीटिंग मारते हैं, और बाद में पता लगा वहां वो वर्ड नहीं आया, तो फिर केस स्टडी नहीं पकड़ी जाती। आई बात समझ में? इसीलिए आप लोग जो है इतना जरूर कर सकते हो कि इसको आधा घंटा जाके घर पे सिर्फ रिवाइज कर लो, सिर्फ आधा घंटा। इकोनॉमिक्स आधा घंटा, बीएसटी बस। 1 घंटे की पढ़ाई 95 दोनों में, 95 दोनों के अंदर, 95 इन इकोनॉमिक्स एंड 95 इन बीएसटी। लेकिन अब टाइम कम हो गया। अब अगर आप कहोगे सर आधा घंटा पढ़ने से 95 आ जाएंगे, मैं कहूंगा नहीं, अब आएंगे 75। जिसने आज से पहले पढ़ाई नहीं की और आप शुरू करें और आधा घंटा अगर रोज पढ़े, तो क्या वो 95 ले जाएगा ना? अब 75 या मैक्सिमम 80, 100 में से। लेकिन अब अगर 95 चाहिए और आपने पहले नहीं पढ़ाई की है, तो आपको रोज का कम से कम भी 1.5 घंटा पढ़ना होगा इकोनॉमिक्स, 1.5 घंटा ही पढ़ना होगा बीएसटी, 3 घंटे ये दोनों और 3 घंटे अकाउंट्स। फिर भी आप ले जाओगे 95% ओवरऑल। फिर आ गई आपकी इंग्लिश, और जिनके पास मैथ्स है उनको तो बहुत मेहनत की जरूरत है। जिनके पास मैथ्स नहीं है उनके पास बचा इंग्लिश और फाइन आर्ट्स। इंग्लिश की ट्यूशन आपको 3 महीने की पढ़नी है, सिर्फ ग्रामर सीखने के लिए और क्या लिखना है वो सीखने के लिए, दैट्स ऑल। वो किसी भी टीचर से आप पढ़ सकते हैं। और रह गया आपका फाइन आर्ट्स, उसको लास्ट 1 महीना भी पढ़ोगे तो आराम से नंबर आ जाएंगे, 100 में से 100 भी आ जाते हैं फाइन आर्ट्स के। ठीक है, आप इससे सलाह ले सकते हो कि कैसे इसने पढ़ाई की थी ताकि पूरे 100 आ जाए, 100 में 100 नंबर भी आ सकते हैं। तो बहुत आसान है। इट इज वेरी इजी टू गेट 95% मार्क्स इन क्लास 12 अगर 6 घंटे की स्टडी आज भी रोज स्टार्ट कर दी जाए। लेकिन 6 घंटे का मतलब होता है 6 घंटे की सेल्फ स्टडी। उसका ये मतलब नहीं होता उसमें ट्यूशन का होमवर्क या स्कूल का होमवर्क या स्कूल का काम या स्कूल की क्लासेस, वो नहीं गिनी जाती। 6 घंटे की स्टडी का मतलब है ट्यूशन से हटके, ट्यूशन के काम से हटके, स्कूल के काम से हटके सेल्फ स्टडी। अगर 95 चाहिए, अगर 95 नहीं चाहिए, आपका 75 में काम चलता है, तो 1.5 घंटा अकाउंट्स को दे दो, आधा घंटा इकोनॉमिक्स को दे दो, आधा घंटा बीएसटी को दे दो। टोटल कितना हुआ? 1.5 और 1 2.5 घंटे। 6 घंटे नहीं पढ़ना चाहते हो तो 2.5 घंटे पढ़ लो, तो आपके 75 आराम से आ जाएंगे। 75 to 80% आउट ऑफ 100, 80% नंबर आपके आराम से आ जाएंगे, आराम से इज्जत के साथ पास हो जाओगे। इज्जत वाला नंबर है 80%, रिस्पेक्टेड मार्क्स। आपको किसी अच्छे कॉलेज में तो नहीं, बहुत अच्छे में तो नहीं, पर हाँ एटलीस्ट वो डीएवी जैसे कॉलेज में नहीं जाना पड़ेगा, जहां कहते हो वो वाला काम नहीं होता है, समझ रहे हो आप? वो काम नहीं होता। जिसको कहीं एडमिशन नहीं मिलता उसको एसटी कॉलेज में मिल जाता है, डीवी कॉलेज के अंदर उसको वहां मिल जाता है।
जिसको कहीं नहीं मिलता उसको डीएवी मिलता है, डीएवी कॉलेज अंबाला सिटी, वहां मिल जाता है। ठीक है जी, चलो अब आगे चले। और टॉपिक का नाम है इंपॉर्टेंस एंड मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग। लिखो, टॉपिक का नाम है इंपॉर्टेंस एंड मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग। इंपॉर्टेंस एंड मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग। तो सबसे पहले लिखो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रेनिंग। सबसे पहले लिखो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रेनिंग। लिखो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट इज एन अटेम्प्ट to improve the current or future performance of employees. It is an attempt to improve the current or future performance of employees by increasing their ability through learning. अब आगे आ जाओ, इसके लिखो इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग। बाय इंक्रीजिंग देयर एबिलिटी टू परफॉर्म बाय लर्निंग। ठीक है जी, ऐसे लिख सकते, बस ये भी ठीक है। तो लिखो आगे इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग। और ऐसे 2 कॉलम बना लो, सिर्फ 2 ऐसे बीच में से। यहां लिखो इंपॉर्टेंस टूवर्ड्स द कंपनी और लिखो इंपॉर्टेंस टूवर्ड्स एम्प्लॉय। ऐसे 2 कॉलम बना लो, यहां इंपॉर्टेंस टूवर्ड्स कंपनी को क्या मिलेगा इससे, और यहां लिखो इंपॉर्टेंस टूवर्ड्स एम्प्लॉय। मतलब ट्रेनिंग से क्या बेनिफिट मिलेगा कंपनी को और क्या बेनिफिट मिलेगा एम्प्लॉय को। ये डिफरेंस नहीं है, इंपॉर्टेंस है, इट इज नॉट अ डिफरेंस। ठीक है जी, चलो तो लिखो सबसे पहला टू द कंपनी। लिखो ट्रेनिंग इज अ सिस्टमेटिक लर्निंग। ट्रेनिंग इज अ सिस्टमेटिक लर्निंग। कंपनी वाले में ट्रेनिंग इज अ सिस्टमेटिक लर्निंग which is always better than hit and trial method. Is a systematic learning which is always better than hit and trial method. Which is always better than hit and trial method, which leads to wastage of efforts and money. समझ आ गया? पहला पॉइंट समझ में आया आपको? पहला पॉइंट समझ में आया? क्या पॉइंट है? ट्रेनिंग जो है वो एक सिस्टमेटिक तरीका है बात काम को सीखने का। आजकल कंपनियों में क्या चलता है, जो कंपनियां ट्रेनिंग नहीं दिलवा सकती वो यूज करती हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। अच्छा एक काम करो, ऐसा जुगाड़ कर लो, अगर ये चल गया तो ठीक, नहीं चला तो दूसरा कोई जुगाड़ कर लो। उसे बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड, है ना, जुगाड़ जिसे हम कहते हैं, दैट इज कॉल्ड हिट एंड ट्रायल मेथड। उसमें 2 बातें हो सकती हैं, या तो आपको जुगाड़ चल गया तो ठीक, नहीं चला तो वेस्टेज ऑफ मनी एंड एफर्ट्स, है ना, वेस्टेज ऑफ मनी एंड एफर्ट्स, दैट इज कॉल्ड हिट एंड ट्रायल मेथड। अब ये सामने देख लो, यहाँ पे नलका खराब हो गया, जहाँ सबमर्सिबल पंप लगा हुआ था, जहाँ पंप लगा नीचे जमीन के अंदर जाके, वो खराब हो गई। पहले 2 बार बुला के लाए, एक वो नलायक जो होते हैं इंजीनियर्स, मतलब जो बैठे होते रास्ते में, हम ठीक कर देंगे, वो नहीं ठीक कर पाए, अब सारा का सारा निकालना पड़ रहा है? तो पहले हमने सोचा कि जुगाड़ से काम चल जाएगा, लेकिन सही मायने में जो आदमी को काम आता है, जो कंपनियों के आदमी है, वही काम करना जानते हैं, वही काम कर सकते हैं। जिसका काम उसी को भाए, दूसरा करे तो
दूसरा करे तो अरे एक वो कहावत है, जिसका काम मुंह की खाए। यस 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 यस, बिल्कुल ठीक कहा आपने, बिल्कुल मुंह की खाए, यही है मुंह की खाए ये भी रिटर्न फाइल कर रही है। है। चलो अगला लिखो, दूसरा आ जाओ, दूसरी इंपॉर्टेंस जल्दी से लिखो, सेकंड इंपॉर्टेंस। एक और भी है, महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार। सस्ते में काम करवाने जाओगे आप, किसी को 2-2 हजार दोगे, कंपनी वाले बोलेगा 5,000, लेकिन काम सही करके जाए है। वो सस्ती सस्ती ट्यूशन है, 500-500 रुपए दीदियां पढ़ा देती हैं, फिर बाद में पता लगता है कि क्या हुआ। चलो आगे से आगे लिखो, इट इम्प्रूव्स, पॉइंट नंबर 2 या कंपनी में, इट इम्प्रूव्स एम्प्लॉइज प्रोडक्टिविटी। It improves employees' productivity in terms of quality and quantity. In terms of quality and quantity, which leads to higher profit. Which leads to higher profit. Point number 3. Point number 3. Training provide future managers. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ट्रेनिंग से हमें पता है क्या है, फ्यूचर में मैनेजर मिलते हैं। जब किसी को आप ट्रेनिंग दोगे, उसकी क्या हो जाएगी, प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, वो इंप्रूव करेगा, लर्न करे, लेकिन सारे नहीं कर पाते, वो भी किसी किसी के बस में होता है। कंपनी बहुत सारे लोगों को ट्रेनिंग देती है, लेकिन कैचिंग पावर किसी की अच्छी होती है, और जिनकी अच्छी होती है वो क्या बन जाते हैं, या तो सुपरवाइजर या तो फिर मैनेजर। जब ट्रेनिंग की बात आती है तो हर कोई नहीं कर पाता। कई लोग बहुत अच्छा पढ़े लिखे होने के बावजूद भी अपनी सीट से आगे बढ़ ही नहीं पाते, क्योंकि उनकी कैचिंग पावर खत्म हो जाती है। वही लोग तरक्की कर पाते हैं जिनमें कैचिंग पावर जबरदस्त हो। ट्रेनिंग का फायदा उन्हीं को मिलता है, और वही क्या बन जाते हैं, फ्यूचर में मैनेजर बन जाते हैं। उन्हीं के अंडर में हमें काम करना पड़ता है। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट आ जाओ, आगे लिखो, ट्रेनिंग रिड्यूसेस एम्प्लॉइज टर्नओवर। Training reduces employees turnover and absenteeism. Absent से बना absenteeism. Absent रहना मतलब छुट्टी करना है ना, absent से बना absenteeism. Training reduces employees turnover and absenteeism. तू नहीं बोलना, मैंने एक बार बताया था क्लास में, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एम्प्लॉय टर्नओवर, किसी चैप्टर में मैंने आपको बताया था, बताओ। हाँ याद है सर, क्यों यार, चेंज हुए, नए लाए तो पुराने गए। मालूम है जिस कंपनी का एम्प्लॉय टर्नओवर ज्यादा होता है उसका मार्केट में गुडविल खराब होता है। याद आया? एम्प्लॉय, अभी एक एक नंबर के क्वेश्चन है पेपर में आते हैं। एम्प्लॉय टर्न का मतलब होता है एक साल में कितने एम्प्लॉय कंपनी में आए नए और कितने छोड़ के गए, दैट इज कॉल्ड एम्प्लॉय टर्नओवर। ये प्रोडक्शन नहीं है, एम्प्लॉय टर्नओवर है। एम्प्लॉयमेंट टर्नओवर कह सकते हैं आप, मतलब एक साल में जिस कंपनी में ज्यादा एम्प्लॉयों का आना और जाना, जिस कंपनी में बहुत ज्यादा हायरिंग एंड फायरिंग होती है, वो कंपनी की गुडविल खराब हो जाती है मार्केट के अंदर। वहां लोग जो है टिकते नहीं है। कैसे बोलते हैं लोग, यार इस कंपनी में फायदा नहीं काम करके, यहाँ कोई एक साल से टिकता नहीं है। और सच्ची में जिस कंपनी में मैंने काम किया ना, जिस कंपनी में मैंने काम किया युगाटा के अंदर 13 साल, उसका यही रिकॉर्ड था। वहां एक साल से ज्यादा कोई टिकता ही नहीं था अकाउंट्स डिपार्टमेंट में। सच कह रहा हूँ। आप कभी फार्म इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज लिमिटेड युगाटा का पता करो और वहां पता करो रंजीत ने कितने साल काम किया। मैंने 13 साल काम किया। वहां बोलते थे कोई यहाँ टिक नहीं सकता एक साल से ज्यादा। मैंने बोला क्यों नहीं टिकता? बोलते बस वो जो कंपनी के जीएम है ना, जीएम और कंपनी का सीएम और कंपनी का एफएम, तीन एम थे कंपनी के, एक जनरल मैनेजर, एक चीफ मैनेजर, एक फाइनेंस मैनेजर। वो 3 एम जो है ना, वो बंदे को निचोड़ देते हैं, किसी को टिकने नहीं देते। मैंने बोला ऐसी क्या प्रॉब्लम है, समस्या क्या है? अगर अपना काम ढंग से करते रहे तो क्या समस्या हो सकती है? मैंने ऐसा समस्या, मतलब जब मैं ज्वाइन करने वाला था उस कंपनी को, तब बोले यहाँ नहीं टिक सकते, कोई फायदा नहीं, आप जिस कंपनी उसको मत छोड़ो, ये भी जाएगी वो भी जाएगी, वहां तो 1 साल के बाद दोबारा से आप अनएम्प्लॉयड हो जाओगे। बोला नहीं, अब तो चैलेंज है, और चैलेंज एक्सेप्ट करने में बहुत मजा आता है, मतलब अब तो पक्का करूंगा।
चाहे 1 साल के वापस इस कंपनी में आना पड़े। और हुआ भी वैसा ही। पहले मैंने 2.5 साल काटे मैंने अच्छे से, लेकिन फिर इतनी जबरदस्त पॉलिटिक्स थी, एम्प्लॉय पॉलिटिक्स होती है कंपनी की पॉलिटिक्स, इतनी खतरनाक लेग पुलिंग थी कि मैंने बहुत मुश्किल से 2.5 साल काटे इस कंपनी में, और हार के मुझे रिजाइन करके जाना पड़ा। जीना हराम हो गया। फिर मैंने रिजाइन कर दिया, और रिजाइन करके फिर अपनी पुरानी कंपनी में चला गया जहां पे मैं काम करता था, वापस वहीं पे। शाम का सुबह का इसमें बुरा नहीं मानते, कंपनियों के अंदर कभी दरवाजा बंद करके नहीं आते आप। व्हेनेवर यू लीव अ कंपनी नेवर क्लोज द डोर, ऑलवेज लीव इट ओपन। ये जॉब है, हर एक को नहीं मिलती आराम से। लेकिन जैसे जैसे ये छोड़ी, जिस दिन छोड़ी उस दिन अगले दिन सुबह से वहां ज्वाइन कर दिया वापस। फिर वहां ज्वाइन किया, 6 महीने काम किया। बॉस मिला एक दिन अचानक टेम्पल के अंदर, बोला छुट्टियां बहुत हो गई, वापिस आ जाए। बोला ना नहीं, वहां बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स है आपकी कंपनी, बड़ी मुश्किल 2.5 साल काटे। बोला एक को निकाल दिया मैंने, आ जाओ। एक को फायर कर दिया, एक एम चला गया बीच से, तुम आ जाओ। वापिस ज्वाइन किया। उसके बाद लगातार थ्रू आउट काम किया जब तक वहां से छोड़ा नहीं विवादा। फिर कंपनी नहीं बदली। फिर समझ में आ गई कि खेलना कैसे है। पहले पॉलिटिक्स नहीं सीखी थी ना, हम दिल के सच्चे थे और ईमानदार। तो ईमानदार और सच्चा, जो सीधा पेड़ होता है ना, जो पेड़ बिल्कुल सीधा होता है उसको सबसे पहले काटा जाता है ना। जो पेड़ सीधा होता है ना, बहुत सारे काम आता है, उसको सबसे पहले काटते हैं। जो थोड़ा टेढ़ा बेढ़ा होता है ना, उसको लास्ट में काटते हैं। फिर मैं भी ऐसा हो गया, ऐसा कर सीधा नहीं रहा। उसके बाद मैंने खेलना सीख लिया, पॉलिटिक्स ऐसे खेलते हैं। आ जाओ, उसके बाद लिखो लास्ट पॉइंट लिखो, इट हेल्प्स इन ऑब्टेनिंग an effective response to a fast changing environment. It helps in obtaining an effective response to a fast changing environment. मालूम है कौन सी इन्वायरमेंट की बात हो रही है? कौन सी इन्वायरमेंट? बिजनेस इन्वायरमेंट। ये लड़की पढ़ रही है यार, ये लड़की पढ़ रही है, आंसर दे रही है। बीएससी पढ़ रही है तू? घर पे पढ़ रही है बीएससी? सर आप पैसे बोलोगे फिर आंसर भी नहीं देगी। अच्छा पढ़ रही है, इसको सारे आंसर ऑलमोस्ट समझ में आ रहे हैं। कौन सी इन्वायरमेंट की बात हो रही है? ये वो इन्वायरमेंट नहीं है पोल्यूशन वाली। कौन सी इन्वायरमेंट? बिजनेस इन्वायरमेंट। चलो ठीक है जी। उसके बाद आ जाओ इस तरफ, इफेक्टिव रिस्पॉन्स, इसमें वो भी इन्वायरमेंट है, तो वो कैसे हो सकती है इसमें? हो भी सकती, लेकिन है वो भी एक पार्ट है बिजनेस डेवलपमेंट का। मालूम है आपको कि कंपनी पोल्यूशन ना करे बाहर, दैट इज सोशल पार्ट ऑफ इट। वो पढ़ा है। पढ़ा ना आपने? इधर आ जाओ, इस तरफ आ जाओ। इस तरफ क्या लिखा आपने? टू द एम्प्लॉय। उसमें लिखो पहला वाला जल्दी। टू द एम्प्लॉय में लिखो, इट इंप्रूव्स द स्किल्स एंड नॉलेज ऑफ द एम्प्लॉय। It improves the skills and the knowledge of the employee, which ultimately helps them to get, बोलो क्या मिलेगा उससे? Which ultimately helps them to get, अगर आप ट्रेनिंग ले लोगे, आपकी स्किल्स बढ़ जाएंगे, नॉलेज बढ़ जाएगी, तो क्या मिलेगा? प्रमोशन। Which helps them to get promotion. ओके, ये तो हो गया एक बात। अच्छा दूसरा, किसी को प्रमोशन मिलेगी तो फिर क्या होगा? ज्यादा कमाएगा। लिखो पॉइंट नंबर 2, इंक्रीज्ड परफॉर्मेंस बाय द एम्प्लॉय हेल्प्स देम increased performance by the employee helps them to earn more money. अच्छा, ट्रेनिंग से आपके स्किल्स बढ़ जाते हैं, आपकी नॉलेज बढ़ जाती है, नॉलेज बढ़ने से आपको प्रमोशन मिलती है, प्रमोशन मिलने से आपके पैसे ज्यादा हो जाते हैं। और क्या होगा ट्रेनिंग का फायदा आपके लिए? ये तो हो गया, फ्यूचर में मैनेजर बन जाओगे, प्रमोशन हो जाएगी, पैसा ज्यादा कमाओगे, आपकी नॉलेज बढ़ जाएगी। और भी बेनिफिट जो आपको सोच में समझ में आता हो दिमाग में, ठीक है, कॉन्फिडेंस भी हो गया, पर प्रमोशन हो गई। और कोई बेनिफिट है? एक मिनट, अभी तक धीरे बोलेगी, पर से ये जा रहा है, परमानेंट हो जाओगे। अच्छा ठीक है, हो गया प्रमोशन, वो भी इसमें ही आ गया। हाँ, और
सोच के बोलो ट्रेनिंग से क्या होगा। उस केस स्टडी में भी एक पॉइंट मिल सकता है आपको, मुझे पिछली केस स्टडी की है उसमें एक छोटा सा पॉइंट है? आप मोर एफिशिएंटली काम कर पाओगे, जिससे क्या हो जाएगा मालूम? इट विल रिड्यूस द एक्सीडेंट। अगर आप सोचो, सही तरीके से अगर सुनो वो हाईटेक मशीन जो कंपनी से खरीदी, जर्मनी से लेके आए, अगर आपको चलानी नहीं आती और कंपनी जबरदस्ती आपको बिना ट्रेनिंग के उस पर चढ़ा के रखेगी, चलाओ मशीन देखी जाएगी, क्या होगा? रेंज रोवर क्या हो सकता है? बोलो क्या हो सकता है? एक्सीडेंट। लाइफ, आपकी लाइफ भी खत्म हो सकती है, आप मर सकते हो। इंश्योरेंस की लेकिन ट्रेनिंग से क्या होगा? एक्सीडेंट भी रिड्यूस हो जाएंगे, क्योंकि आप मोर एफिशिएंटली काम करोगे, आप काम सीख जाओगे, मशीन चलाना सीख जाओगे, तो क्या होगा, है ना? नहीं तो फिर अगर आप गलती से, अगर आपको कंप्यूटर चलाना नहीं आता और आपको कंप्यूटर पे बिठा दिया, आपकी उंगली भी आ सकती है कंप्यूटर में, हाँ कीबोर्ड में उंगली आ जाएगी ना। और कट भी सकती है। मुझे एक बंदे ने कहा था, मुझे ऐसा एक ने कहा था, ऐसा मुझे एक एम्प्लॉई ने कहा था, इसको हम इंटरव्यू ले रहे थे, उसने मुझे कहा था वहां, सर मेरी उंगली आ गई थी कीबोर्ड में। उसके बाद उसके जाने को इतना हंसे थे, उसके सामने नहीं हंसे थे, उसके जाने को इतना हंसे कि देखो लोग कैसे कैसे एक्सक्यूज देते हैं। मैंने बोला तुमको यार इतने अच्छे तेरे मार्क्स है, सब कुछ अच्छा है, हम उसको ऐसा रखने वाले थे असिस्टेंट, बहुत अच्छे मार्क्स थे उसके, अपने इंडियन था। उसने देखा कैसे क्या बहाना मारा, बोला सर मैं कंप्यूटर चला रहा था, एक बार मेरी उंगली आ गई, इसके बाद दोबारा नहीं चलाया। बोला तो कंप्यूटर में काम नहीं सीखा है? बोला नहीं। कंप्यूटर में कोई सॉफ्टवेयर नहीं आता? बोला नहीं। मैं क्यों नहीं सीखा? तेरे मार्क्स इतने अच्छे हैं, तेरी नॉलेज अच्छी है, तू सारे आंसर भी दे रहा, तो वो क्यों नहीं सीखा? कहता सर एक बार मैं कंप्यूटर चलाता था, मेरी उंगली आ गई, फिर मैं दोबारा कंप्यूटर की तरफ गया नहीं, मेरे को मैनुअली सारा काम होता। ऐसे भी एक्सक्यूज लोग देते हैं इंटरव्यू देते हुए। प्रेशर था लेकिन प्रिंटर में हाथ दे दिया। पता नहीं कहाँ हाथ दिया से, भगवान जाने। चलो लिखो जल्दी से आगे, इसी पॉइंट में लिखो, इट मेक्स द एम्प्लॉइज मोर एफिशिएंट। समझ आएगी। लिखो इसी पॉइंट में, हाँ, इट मेक्स द एम्प्लॉइज मोर एफिशिएंट टू हैंडल मशीन्स। इट मेक्स द एम्प्लॉय मोर एफिशिएंट टू हैंडल मशीन्स, which leads to less accidents. अच्छा देखो जी, आपने सीख लिया काम, आपकी प्रमोशन भी हो गई, पैसे भी बढ़ गए, आपके एक्सीडेंट का चांस भी कम हो गया, तो उससे क्या होगा? उससे क्या फील करोगे आप? यू विल फील मोर सेटिस्फाइड। तो लिखो इट हेल्प्स, yeah, last point, it helps the employee to feel more satisfied. ठीक है जी, ये हो गया हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग टू द कंपनी एंड टू द एम्प्लॉय एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रेनिंग, और एक छोटी सी केस स्टडी साथ में ट्रेनिंग की। अब आ गए मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग। लास्ट टॉपिक में हम मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग, कौन कौन से मेथड है लिखो जल्दी से। मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग बीचों बीच लिखो, यहाँ पे ऐसे मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग, अपने पेज के यहाँ बीचों बीच मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग, यहाँ बीचों बीच लिख लो मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग, और फिर इसको दो में बांट दो, ऑफ द जॉब, ऑन द जॉब। लो दो में बांट दो, ऑफ द जॉब एंड ऑन द जॉब। यह है ऑन द जॉब, और यह है ऑफ द जॉब। ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, इसे बोलते हैं लर्निंग वाइल डूइंग। लिख लो ब्रैकेट में ऐसे करके, इसे बोलते हैं लर्निंग वाइल डूइंग, ठीक है जी। और इसे बोलते हैं लर्निंग बिफोर डूइंग। अब केस स्टडी में जब ये आ जाए तो ये वाले वर्ड जो है आपको दो ख्याल में रख लेने हैं, मतलब समझ में तो आ रहा है ना, मतलब काम करते करते सीखना, ऑन दी जॉब, काम करने से पहले सीख के आना, लर्निंग बिफोर डूइंग, काम करने से पहले सीख लेना, दैट इज कॉल्ड लर्निंग बिफोर डूइंग द वर्क। आगे बात समझ में, इसे कहते हैं लर्निंग वाइल डूइंग, काम करते करते सीख जाना, और इसे कहते हैं लर्निंग बिफोर डूइंग, काम से पहले सीख लेना। ठीक है, आ जाओ तो लिखो फटाफट जल्दी से, यहां कौन कौन से मेथड यूज होते हैं। सबसे पहला ऑन द जॉब ट्रेनिंग में
चलो यहाँ से कल स्टार्ट करेंगे, बस ये एक लास्ट टॉपिक और इम्पोर्टेंट है, ठीक है जी। इसको कल खत्म करके एक केस स्टडी करेंगे और आपका टॉपिक खत्म हो जाएगा।